नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज के खास कार्यक्रम ऑपरेशन के पाठक में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। जी हां, ऑपरेशन के पाठक में आज हम आपको कई इस तरह की सूचनाएं लेकर आ रहे हैं जो सूचनाएं आपको हैरान कर देगी। हाल ही में हमारे कई शिक्षक मित्रों से बात हुई थी जो के पाठक या फिर बिहार की शिक्षा व्यवस्था के सुधार को लेकर कृत संकल्पित थे। उन्हें लगता है कि बिहार में शिक्षा व्यवस्था में सुधार होना चाहिए और जो समस्याएं हैं वो भी समस्याएं उभर कर सामने आनी चाहिए। देखिए भाई, शिक्षा विभाग बहुत मुश्किल है। मतलब जहां हाथ डालिए वही समझिए कि कैंसर है, नाइलाज बीमारी। बाप रे बाप, आप सोच नहीं सकते। अभी तक हम दिखाए ना कि जो शिक्षक आज तक कभी 2005 में बहाल हुई अभी पहुंच रही है। ये तो आप दिख रहा है जो गायब हैं, नियम समय पर नहीं आ रही हैं, स्कूल नहीं खुल रहा है, वेतन उठ रहा है, गांव में लोगों को 5-5 हज़ार रुपया देकर पढ़वा रहे हैं। मध्याह्न भोजन में 40 को छात्र है, 400 छात्र का भोजन उठ रहा है। बहुत तरह की चीज़ें सामने आई। उन चीज़ों के सुधार के लिए भी और उस पर निगरानी रखने के लिए भी कई कदम उठाए गए हैं। अब मध्याह्न भोजन का सोशल ऑडिट हो रहा है, छात्रों के मामले में औचक निरीक्षण हो रहा है कि कितने छात्र हैं। आने वाले समय में फोटोग्राफी होगा, फोटोग्राफी उनको भेजना पड़ेगा। कई तरह की चीज़ें जो टेक्नोलॉजी के सहारे भ्रष्टाचार को रोका जा सकता है उसकी कोशिश की जा रही है और के पाठक उसको लेकर लगातार काम कर रहे हैं। लेकिन आप शिक्षा विभाग को आप क्या कहेंगे? जहाँ देखिए वहाँ कुछ न कुछ चीज़ें जो हैं मिल जाती हैं। अब ये जो समान शिक्षा कानून बना, सबको शिक्षा, समान शिक्षा लोगों को मिले, इसके तहत भारत सरकार ने एक और उपाय किया कि जो भी बड़े बड़े स्कूल, कॉन्वेंट स्कूल हैं या जो कॉन्वेंट स्कूल है उसमें 25% स्टूडेंट अगर कोई गरीब तबके के बच्चे कम्पीट करते हैं उनके मापदंड पे, तो उसका फीस सरकार वहन करेगी। बिहार में आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि ये इस नीति के तहत प्रखंड स्तर पर भी अगर कोई इस तरीके का विद्यालय है उससे शिक्षा विभाग ने साठ-गांठ करके करोड़ों रुपया, बच्चा वहाँ पढ़ नहीं रहा है। समझ में आया? बच्चा, गरीब का बच्चा पढ़ नहीं रहा है, लेकिन गरीब के बच्चे के नाम पर फीस जो है सो प्राइवेट स्कूल को जा रहा है और प्राइवेट स्कूल वाले से फिर शिक्षा विभाग को मिल जा रहा है। इस तरीके का नेक्सस चल रहा है। अरे बाबा, मतलब जहां आप हाथ डालिए वहां वही चीज़ मिलेगा आपको। मतलब एक भी चीज़ आपको ऐसा नहीं देखने को मिलेगा कि लगेगा कि अच्छा ये उम्मीद की किरण यहाँ पे है, यहाँ से कुछ नई चीज़ें निकल सकती हैं। कुछ भी नहीं। मतलब लगता है कि शिक्षा विभाग में जो कुछ भी हो रहा है ना, जबरन कराया जा रहा है। कोई वास्ता नहीं है शिक्षक को, छात्रों से कोई वास्ता नहीं है, शिक्षक को पढ़ाने से कोई वास्ता नहीं है। इस तरीके का माहौल शिक्षा के इस मंदिर पर दिख रहा है। कल्पना नहीं कर सकते हैं। मतलब कल्पना से परे चीज़ है। मतलब जहां आपकी सोच खत्म होगी ना, मास्टरवा का सोच वहां से शुरू हो रहा है। कैसे नहीं पढ़ाना है, कैसे स्कूल की व्यवस्था को चौपट करके रख रहा है और बस पैसा कमाते रहना है। मतलब एक से एक तोड़। आप बताइए अब क्या हुआ है? करा कि अगर मोबाइल से, अगर मान लीजिए हाजिरी लेगा ना, मोबाइल से हाजिरी लेगा ना तो 9 बजे आकर बना देंगे, फिर 4 बजे आकर बना देगा। कौन देखता है? आप बताइए। इस तरह की चर्चा मास्टरों के बीच में हो रही है। पढ़ाना नहीं है, चाहे इसके लिए जो कुछ भी कर दे, लेकिन तू डाल तो मैं पात। कल के पाठक और मुख्यमंत्री के बीच बातचीत हुई है पूरी शिक्षा व्यवस्था को लेकर कि क्या किया जा सकता है। तो के पाठक भी इस पक्ष में है कि तमाम मास्टरवा जो गुंडागर्दी करता है इसका एक इलाज है और आंदोलन भी कर रहा है। इसको राजकर्मी का दर्जा दे दीजिए। कैलकुलेशन हुआ कि कितना खर्च बढ़ेगा तो पता चला मात्र 1500 करोड़ का बोझ बढ़ेगा। नीतीश कुमार तैयार हो गए हैं और कल जो बैठक होने वाली है शिक्षक एसोसिएशन के बीच,
उसमें उस पर सहमति बन जाएगी और 15 अगस्त को मुख्यमंत्री इसकी घोषणा कर सकते हैं, ऐसी खबर आ रही है शिक्षा विभाग से। तो वो 1500 करोड़ रुपया सरकार वेतन मद में नहीं, जो इंश्योरेंस है, मतलब इंश्योरेंस हो गया, फिर पेंशन योजना हो गया, इन सब जो नई पेंशन पॉलिसी है उसके तहत बढ़ रहा है। कोई दिक्कत नहीं है। के पाठक कहा कि सर नियोजन इकाई के कारण जो समस्याएं हैं, राजकर्मी होते ही वो समस्याएं खत्म हो जाएगी, उसके बाद इलाज करना तो मेरा काम है, काम तो करना होगा इनको। उसके बाद नियोजन इकाई जो भी पंचायत है ना, सारी नियोजन इकाई खत्म होकर डिस्ट्रिक्ट में हो जाएगा। मतलब एक शिक्षक को जिला के कहीं भी हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ये अवसर हमको सर मिल जाएगा, हम इन लोगों को जगह पहुंचा देंगे कि कैसे काम करना कैसे होता है, ये सीख जाएंगे ये लोग। तो ये सलाह मशविरा के बाद ये चीज़ें सामने आई हैं कि शिक्षक को राजकर्मी का दर्जा दिया जा सकता है। इससे कोई ज़्यादा भार, वित्तीय भार सरकार पर नहीं पड़ने वाला है। मतलब आने वाले समय में शिक्षक अब राजकर्मी हो जाएगा, लेकिन राजकर्मी होंगे तो जिला में कहीं भी ट्रांसफ़र होगा। तो मैडम लोग जो पर्स लटका के जो 10 किलोमीटर की दूरी, 5 किलोमीटर पर गाँव में जो स्कूल में है, अब वो नहीं होगा। कम से कम अब एक प्रखंड से दूसरे प्रखंड में तो उनको जाना पड़ेगा। ये नीतिगत राजकर्मी बनेंगे तो ये तो चीज़ें होंगी, आपको जाना पड़ेगा। अब इसका क्या समाधान हो सकता है ये सोच लीजिए। तो ये एक वो के पाठक के सलाह के बाद, उसके अलावा शिक्षा विभाग में और कैसे मजबूत किया जाए इंफ्रास्ट्रक्चर को, इसको लेकर भी काफ़ी बातचीत हुई है कि कैसे किया जाए, टेक्नोलॉजी का ज़्यादा से ज़्यादा कैसे इस्तेमाल किया जाए, उस पर चर्चा हुई है। और टेक्नोलॉजी को लेकर NIT जो है, NIC, उससे बातचीत की जा रही है कि क्या किया जा सकता है। स्कूल में अटेंडेंस, छात्रों की उपस्थिति, बाकी जो चीज़ें हैं वो कैसे NIC के माध्यम से कोऑर्डिनेट हो सकता है, इस पर गंभीरता से बातें हुई है। और हर स्कूल पे नेट फैसिलिटी उपलब्ध हो, तो प्राइवेट पार्टी हो या सरकारी पार्टी, अब तो सरकार की पार्टी कोई रही नहीं, प्राइवेट पार्टी भी लगभग हर गांव में जो है सो मौजूद है उनका। तो एक ये भी विचार चल रहा है कि अगर टावर लगाने की बात अगर हो, अगर कोई कंपनी टावर लगाना चाहती है तो स्कूल का अगर परिसर हो तो उस परिसर में टावर लगाने पर भी लोग विचार कर सकते हैं कि नेट को लेकर कोई समस्या ना हो, आसपास टावर लगावे, उनकी सारी जो बाकी जो चीज़ें हैं उसके लिए सरकार तैयार है। मतलब किसी भी स्थिति पर पाठक को जो कुछ भी मदद चाहिए सरकार की तरफ से, सरकार वो मदद करने को तैयार है। और स्वाभाविक तौर पर जिस तरीके के रिजल्ट सामने आ रहे हैं, नीतीश कुमार की सरकार की अलोकप्रियता की सबसे वजह क्या रही? यही मास्टर लोग गलत तरीके से बहाल भी हुए, हर साल वेतन भी बढ़वा रहे हैं और पढ़ाना नहीं है। तो गांव के लोग भी नीतीश से नाराज हुए और मास्टर भी नाराज। काला झंडा दिखाने वाले कौन थे? मास्टर ही थे। तो स्वाभाविक तौर पर इसको लेकर नीतीश कुमार में को भी परेशानी है। फिर तेजस्वी का भी अपना लाइन रहा है कि भाई हमें रोजगार को लेकर चीज़ें लेकर आगे बढ़नी है। लेकिन जो वित्तीय बोझ बढ़ेगा ये भी सवाल रहेगा कि सवाल आगे आने वाले समय में कितनी राशियां इस पर खर्च होगी। लेकिन शिक्षा है, राशि जो भी खर्च हो, आउटकम जो भी आएगा इस प्रदेश के निर्माण के लिए ही वो आउटकम होगा। आप दर्जनों पुल बना दीजिए, उससे कहीं महत्वपूर्ण है एक ऐसा स्कूल खड़ा करना जहाँ से हर वर्ष बच्चे अच्छे नंबर से पास करके इस व्यवस्थित जीवन जीने का हुनर सीख ले। ये बड़ी बात है। आप क्या कितनी 4 लेन बना रहे हैं, 6 लेन बना रहे हैं, 6 लेन पुल बना रहे हैं, कोई मायने नहीं रखता है। लेकिन आप एक स्कूल बनाकर उस स्कूल को अगर व्यवस्थित तरीके से चलाने में अगर कामयाब हो जाते हैं और हर वर्ष 100 बच्चे ही अगर बेहतर शिक्षा पाकर बाहर निकलता है, तो ये समझिए कि ये एक ऐसी संपत्ति है जो पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ता चलेगा। मतलब ये ऐसी संपत्ति है। आप पुल बनाएंगे तो क्या होगा कहना मुश्किल है। आप उसमें यात्री को यात्रा सुलभ कर सकते हैं, लेकिन हर गांव में अगर शिक्षा पहुंचा दिए और वो भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, तो वो जो बदलाव होगा उस बदलाव की आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। और उसका असर
क्या होगा इस पर भी, इसकी भी कल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि ये अनमोल है। हर लोगों को तक शिक्षा पहुंचाना और उस शिक्षा के सहारे उन्हें रोजगार का अवसर मुहैया कराना, वो खुद रोजगार मुहैया उसके लिए हो जाएगा अगर बेहतर शिक्षा वो ग्रहण करेंगे तो बेहतर इंसान तो बनेगा। ये जो दंगा फसाद करने वाले जो पॉलिटिशियन है, कराने वाले जो पॉलिटिशियन है, उसके उन चीज़ों को तो समझ में आएगा उनको कि भाई ये मेरे हित में है या नहीं है।